नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जमुई के खैरा में सभा को 28 मिनट तक संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने लालू के जंगल राज, भ्रष्टाचार और इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पहले आतंकी हमारे ऊपर हमला करके चले जाते थे, कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाते थे। हमने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, आज का भारत घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये चुनावी सभा है या विजयी सभा है। उन्होंने चिराग पासवान और जमुई से कैंडिडेट उनके बहनोई को अपना भाई बताया। पीएम मोदी ने अपने भाषणों में विरोधियों पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आए। पुरानी सरकारों की कार्यकाल को भी पीएम मोदी ने याद दिलाया और अपना पक्ष मजबूत करते हुए नजर आए। खूबसूरत धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब बता रहा है जनता का मूड क्या है। जुमई से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गूंज रही है। जमुई, नवादा, मुंगेर, बांका के साथ साथ बिहार की सारी 40 सीटें एनडीए के खाते में देने का आप बिहार वासियों का निर्धार, मैं इस निर्धार को नमन करता हूं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन का आज आखिरी दिन है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर में नॉमिनेशन किया गया। आपको बता दें कि इन पांचों में से सबसे हॉट सीट पूर्णिया है। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय नामांकन किया है। पप्पू के नामांकन पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने साफ कह दिया है कि पार्टी से बाहर नामांकन करने की इजाजत किसी को नहीं है। बता दें कि महागठबंधन में पूर्णिया सीट से आरजेडी के कोटे से यहां से बीमा भारती पहले से ही नामांकन कर चुकी है और अब सवाल यह उठता है कि पार्टी की गतिविधियों से बाहर जाकर नामांकन करना पप्पू यादव को कितना भारी पड़ेगा। और दूसरा सवाल यह कि पप्पू यादव के उम्मीदवारों से आरजेडी कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब यहां से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। जीतना और मैंने बिहार का आशीर्वाद जीता है और ये आशीर्वाद मैं बरकरार रखूंगा और कांग्रेस परिवार का मैंने आशीर्वाद जीता है। कांग्रेस परिवार मेरे साथ है और मैं कांग्रेस परिवार के आजीवन साथ रहूंगा और इस देश की जनता की सेवा करूंगा। पूर्णिया, सीमांचल, कोसी को दुनिया का नंबर 1 बनाऊंगा। वो वक्त बताएगा, वो चिंता नहीं। तो आपको बता दें कि पप्पू यादव ने पूर्णिया से नामांकन कर दिया है और एक तरफ आरजेडी से बीमा भारती कल नामांकन कर चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ पप्पू यादव ने कांग्रेस की तरफ से उनका कहा गया है कि वो कांग्रेस के सपोर्ट में है और लेकिन निर्दलीय नामांकन उनकी तरफ से किया गया है। और कांग्रेस के निष्कासित हुए पूर्व सांसद संजय निरुपम ने 4 अप्रैल यानी कि आज कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने तमाम आरोपियों के साथ कहा है कि कांग्रेस में 5 अलग अलग पावर सेंटर बन चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल, बहन जी यानी कि प्रियंका गांधी और नए अध्यक्ष खड़गे जी और वेणुगोपाल जी। कांग्रेस में वैचारिक द्वंद्व चल रहा है और इससे कार्यकर्ताओं में निराशा चल रही है। निरुपम ने कहा कि राहुल गांधी के आसपास जो लेफ्टिस्ट है वो आस्था में विश्वास नहीं करते। अकेले कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के जवाब में चिट्ठी लिखी और ये भाजपा का प्रचार है। उन्होंने कहा कि राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। दरअसल बुधवार रात खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मंजूरी दी थी। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ
कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में आज शामिल हो गए। उन्होंने सुबह ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखकर इस्तीफा दिया था और गौरव ने खड़गे से कहा था कि वो ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं और इसी वजह से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में गौरव वल्लभ को उदयपुर सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन वो बीजेपी के ताराचंद जैन से 32,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। हालांकि अब गौरव वल्लभ कांग्रेस से अलग हो गए हैं और उनका आरोप बीजेपी के 400 पार के नारों को कितना मजबूती देगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि गौरव वल्लभ ने अलग होते ही कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। जो मैंने एक पत्र सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप सबको अवगत भी कराया, उस पत्र में मैंने सारी वजहें लिखी हुई है। जो पत्र मैंने कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लिखा कि सनातन को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अलायंस के नेता गाली देते हैं और आप चुप। और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कथित अपमानजनक पोस्टर पर बीजेपी के खिलाफ कश्मीरी गेट स्थित राज्य चुनाव कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरी दिल्ली में कई आपत्तिजनक पोस्टर्स लगाए हैं। हमने और हमारी लीगल टीम ने 6 दिन पहले इन आपत्तिजनक होर्डिंग्स के खिलाफ शिकायत की थी और आज हम सीईओ दिल्ली से मिलकर आए हैं और यह हमारे लिए चिंता का विषय है कि 6 दिन बीत गए लेकिन अभी तक भाजपा के आपत्तिजनक पोस्टर्स और होर्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव की घोषणा के बाद एक सिटिंग मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक ऑपोजिशन पार्टी, एक प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिसेस भेज रहा है। ये पहली बार हुआ है कि चुनाव के दौरान 4 दिन तक आम आदमी पार्टी के ऑफिस को सिक्योरिटी के नाम पर बैरिकेड से बंद कर दिया जाता है। तो आज ये पूरे देश की चिंता है कि क्या इस लोकसभा चुनाव में हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्योंकि 6 दिन में अगर कुछ पोस्टर और कुछ होर्डिंग पर एक्शन नहीं होता तो बड़ी समस्याओं का क्या समाधान होगा। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल जाएगी। लोकसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बाहर चुनाव प्रचार के लिए मैं नहीं जाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रचार करने और 2 सीटों पर कांग्रेस की मदद करने की है। लद्दाख में भी हमें कामयाबी की उम्मीद है। को भी पकड़ा हुआ है जिसमें बेल अदालत से मिली, इस पे चर्चा करने की क्या जरूरत है। बेल वो तो अदालत ने बार बार कहा है कि बेल नॉट जेल, बेल इज द फर्स्ट ऑप्शन और बेल तो मिलना भी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अदालत ने जो ऑब्जर्वेशंस उस वक्त दी कि संजय सिंह को बंद रखने के लिए जो सबूत की जरूरत है वो सबूत पेश की नहीं गई। और ये वही केस है जिसमें अरविंद केजरीवाल को भी पकड़ा हुआ है, जिसमें मनीष सिसोदिया को भी पकड़ा हुआ है। तो अगर यही हाल रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को भी बल्कि मनीष सिसोदिया को भी इसमें बेल मिल जाए। उमर साहब, जिस तरह से साउथ कश्मीर की सीट पे आप सामने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, आजाद साहब हैं, मियां अल्ताफ साहब हैं, और ऐसा लगता है कि शायद महबूबा मुफ्ती भी शायद खुद कंटेस्ट करेगी वहाँ पे। कैसा मुकाबला आप उस साउथ कश्मीर वाली सीट पे अभी देखते हैं? कोई मुकाबला आसान नहीं होता। और पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनका पहला दौरा है और बिहार की जनता इस बार 40 की 40 सीटें देने का मन बना चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और 40 सीट पर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। इसलिए आज प्रथम दौरा है, हम उनका स्वागत भी करते हैं बिहार की धरती पर। और बिहार आए और बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है 40 की 40 सीट देने का।
और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को अमरावती से उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने अमरावती एससी सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को टिकट दिया है और इसी दौरान उम्मीदवार नवनीत राणा ने नामांकन दाखिल करने से पहले अमरावती में हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। साथ ही क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कई सालों से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रही हूं। यह मेरे और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक बड़ा दिन है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमरावती के मतदाताओं को राष्ट्र निर्माण, विकास और राष्ट्र के लाभ के लिए वोट करने का मौका मिल रहा हो। और मेरठ लोकसभा सीट के बाद समाजवादी पार्टी ने अब बागपत सीट पर उम्मीदवार बदल दिया है। यहां से पहले मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया था, जिसका टिकट काटकर अमरपाल शर्मा पर भरोसा सपा ने जताया। वहीं आज अमरपाल शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन के आखिरी समय में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बागपत सीट पर ब्राह्मण कार्ड खेलकर चुनाव को रोमांचक बना दिया है। वहीं इस दौरान अमरपाल शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों पर विश्वास जताया है। सर्व समाज अब की बार इस चुनाव में अधिक से अधिक वोट डालकर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करेंगे। देखिए, समाज के जो सभी समाज के लोग चाहते थे, 36 बिरादरियां चाहती थी कि यहाँ का दायित्व जो है इस बार ब्राह्मण समाज निभाए। उसका आदर सम्मान करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी ने हमें यहाँ भेजा है। सबसे पहले मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। भगवानपुर और निमाड़ का प्रसिद्ध पर्व गणगौर मनाने की तैयारियां शुरू कर ली गई हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाएगा। अब 9 दिनों तक निमाड़ में गणगौर पर्व की धूम रहेगी और वहीं आज माता की घट स्थापना के साथ में गणगौर पर्व की शुरुआत हो गई है, जो 9 दिनों तक रहेगी। और वहीं इस बीच हमारे सहयोगी त्रिलोक मालवीय ने मंदिर समिति के सदस्यों और महिलाओं से खास बातचीत की। चलिए सुनवाते हैं। तो आपको बता दें कि गणगौर महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और महिलाओं ने माता का पूजन किया, घट यात्रा भी की गई। दरअसल ये गणगौर पर्व 9 दिनों तक चलेगा, जिसको लेकर तमाम उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है। महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली और आज कलश स्थापना की गई। दरअसल ये पूरा पर्व 9 दिनों तक चलेगा, जिसको लेकर अलग अलग उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं ने माँ का पूजा की, पुरुषों ने भी की और घट यात्रा भी निकाली गई, यानी कि आज घट स्थापना की गई और आज से ये पर्व शुरू हो गया है। इसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। घट गौर को लेकर ये पर्व काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और 9 दिन तक ये पर्व चलेगा, जिसकी धूम रहेगी। और मध्य प्रदेश के इंदौर में रंग पंचमी के दिन कई जगहों पर सूखा और गीला रंग लगाने को लेकर विवाद की घटनाएं सामने आई और ऐसा ही मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से भी सामने आया, जहां रंग पंचमी के दिन चेहरे पर रंग लगाने को लेकर 2 लोगों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि कुछ लोगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी हालत में पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान आज युवक की मौत हो गई। इंदौर पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। की घटना है रंग पंचमी के दिन, वहाँ पर एक चीनू नामक व्यक्ति है, तो रंग लगाने को लेके दो ग्रुप्स के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके अंदर चीनू को चाकू लगा था। इसके अंदर पुलिस ने तत्काल 9 आरोपी इसमें थे, जिसमें पुलिस के द्वारा जिसने चाकू मारा था उसको भी पकड़ा जा चुका है। इसके अलावा 7 आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं। 2 आरोपी अभी भी इसमें फरार हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं उसको पुलिस द्वारा राउंड अप किया। सीहोर जिले में जल संकट को लेकर ग्रामीणों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। दरअसल गांव में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है और इसे लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वही प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्रीय विधायक और सरकार को जगाने के लिए ग्रामीण चुनाव आयोग के नाम से जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। साथ ही लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया और पानी नहीं तो वोट नहीं।
तो आपको बता दें कि पानी की समस्या को लेकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और पानी की टंकी पर चढ़कर ये प्रदर्शन किया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि गांव में पीने का पानी नहीं आ रहा है, जिसकी समस्या से गांव के लोग जूझ रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाए। और यही वजह है कि आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, पानी पे की टंकी पर वो चढ़े और इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही उन्होंने इसको लेकर एक ज्ञापन भी दिया है। रायसेन में तेज रफ्तार बस और मोटरसाइकिल में टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों की मौत के बाद परिजनों को सूचना दी गई। वहीं मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तो आपको बता दें कि भीषण हादसा हुआ है। बस और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई है और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दी है। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। और बरेली में एक व्यक्ति ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि मृतका अपने मायके पहुंची थी, तभी आरोपी ने इस घटना को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि मृतक महिला को शराब पीने की आदत लगी हुई थी, जिसकी वजह से भाई ने बहन की हत्या कर दी और इसके बाद शव को घर में ही दफना दिया और ऊपर से फर्श बनवा दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को घर की फर्श खोद कर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के पास एक गुमशुदगी आई थी कि एक व्यक्ति हैं लाखन शनाब तेजराम, इन्होंने ये गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि मेरी बहन 15 मार्च को हमारे घर पे आई थी, उसके बाद से ये गायब है। इस संबंध में फिर जानकारी की गई, पूछताछ बहुत सारे लोगों से की गई। फिर आज एक क्लू आया कि छोटे भाई की इसमें कुछ भूमिका है। फिर जब छोटे भाई से पूछताछ की गई तो पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने 15 तारीख की रात में ही अपनी बहन को ही हत्या कर दी थी। और बिजनौर के नेटोर में सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। और सदर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मीबाई तिराही जिला मुख्यालय की सड़कों में डग्गा मार वाहनों से दिन भर रहने वाली जाम की स्थिति से निपटने और लापरवाही से वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमित चेकिंग अभियान जारी है। और इसी के चलते यातायात पुलिस ने डग्गा मार वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की है। यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान वैध कागजात न मिलने और यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले 10 डग्गा मार वाहनों को जुर्माना लगाते हुए सीज करने की कार्रवाई की है, जिसके बाद से डग्गा मार वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। साथ ही सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के संबंध में कई महीनों से लगातार ये यूनियन के सदस्यों को इकट्ठा करके यातायात नियमों के बारे में इनको प्रचार प्रसार किया गया। यातायात नियमों के बारे में बताया भी गया, रोड के नियमों के बारे में इनको बताया गया, लेकिन ये लोग फिर भी नियमों का पालन नहीं करते हैं और सड़क दुर्घटनाएं कुछ बढ़ती जा रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमने अपने NH से हाईवे पे भी कई बार मीटिंग की है, रैली भी निकाली है सुमेरपुर मौधा में बच्चों के स्कूली बच्चों के माध्यम से और प्रचार प्रसार। और प्रयागराज के स्ट्रेची रोड निवासी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की पत्नी का आरोप है कि लखनऊ में तैनात एक पुलिस ऑफिसर ने कब्जा करने की नियत से जबरन उनका मकान तोड़ने लगा। विरोध करने पर प्रोफेसर परिवार से अभद्रता कर धमकाया गया। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण भी मौन है। मामले में प्रोफेसर की पत्नी पार्वती शर्मा ने पुलिस कमिश्नर को पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो आपको बता दें कि प्रोफेसर की पत्नी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि
घर पर कब्जा करने की कोशिश की गई है और उनका घर भी तोड़ा गया है, जिसको लेकर उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की पुलिस अधिकारियों से मांग की है। और प्रयागराज में पुलिस अधिकारियों की दबंगई भी देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर की पत्नी के घर में जबरदस्ती उनका घर कब्जाने की कोशिश की गई है, जिसको तोड़ने की भी बात सामने आ रही है। और अब प्रोफेसर की पत्नी ने लिखित शिकायत पुलिस को दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, प्रोफेसर की पत्नी ने आरोप लगाया है कि पुलिस के अधिकारी उनके घर तोड़ रहे हैं, उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? मामला प्रयागराज के स्ट्रेची रोड सिविल लाइंस का है। ऐसे जगह का मामला है जो सबसे पॉश इलाका होता है, जहां प्राधिकरण का मुख्यालय है, पुलिस का मुख्यालय है। सारे अफसर मात्र 1 किलोमीटर के अंदर की रेंज में सारे जिले के आला अफसर बैठते हैं। इसके बावजूद CBCID में तैनात DIG जो है वो अपना मकान बनवा रहे हैं। मकान बनवाने की स्थिति ये है कि बिना नक्शा पास कराए मकान तो बनवा ही रहे हैं। पीपल का पेड़ प्राचीन था, करीब 100 साल पुराना, उसको तोड़ दो, कटवा के ले गए। वन विभाग इसमें कुछ नहीं किया और उस भूमि को कब्जा कर लिए। विधायक निधि से बनी हुई सड़क को भी तोड़वा करके वो कब्जा कर लेते हैं और नगर निगम और ADA उनको कहीं से NOC भी दे देता है और ADA शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं करता है। ADA कुछ निचले कर्मचारी बताते हैं कि यहाँ पे एक कोई जोनल अधिकारी OSD है संजीव जी, वो लोग फाइल दबा देते हैं। संजीव जी से कल हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात करने से इनकार किया, कहा नक्शा पास है। मैंने कहा इस संबंध में हमें ये कहना है कि ये जो सरकारी चीजें कब्जा की गई और प्रोफेसर का घर तोड़ा गया, ठीक है, बिल्कुल तोड़कर तो बिल्कुल रवि, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।